नमस्कार। देश की बात में इस समय बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। पूजा के पति अभिषेक झा को भी गिरफ्तार किया है। 20 करोड़ से ज्यादा की एक नगद राशि इनके यहाँ से मिली थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंघल के पास। मुकेश, क्या डिटेल्स मिली हैं? देखिए, 2000 बैच की आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को कल ईडी ने रांची के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था और कल भी वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। उन पर यह भी आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। इसके अलावा उनको आज भी पति पत्नी को आज भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद आज शाम को दोनों को ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको कल जो है रांची की कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो पूरा मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसके तहत ईडी ने 2-3 दिन पहले बिहार और झारखंड में पूजा सिंघल और उनके जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें पूजा सिंघल के जो सीए हैं सुमन कुमार, उनके घर से 19.31 करोड़ रुपए मिले थे और साथ में 4 एसयूवी बरामद की थी। इस मामले की शुरुआत 2011-12 में हुई, जब पूजा सिंघल झारखंड के खूंटी इलाके में डिप्टी कमिश्नर थी और आरोप यह है कि उसी वक्त वहां पर बड़े पैमाने पर जो मनरेगा का पैसा है उसका गबन किया गया और इस पैसे की देखरेख का काम जो है वो पूजा सिंघल के अंडर में था, लेकिन करीब 18 से 20 करोड़ रुपए का गबन किया गया और उसी मामले को लेकर जो झारखंड पुलिस है उसने केस दर्ज किया था। लेकिन इसी केस के आधार पर बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और इसको लेकर 2-3 दिन पहले छापेमारी की। छापेमारी के बाद जो उनके सीए सुमन कुमार हैं उससे भी लंबी पूछताछ हुई और कल से लेकर आज तक पूजा सिंघल और उनके पति से पूछताछ हो रही थी, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाकर और साथ में जांच में सहयोग नहीं करने की बात और सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाकर ईडी ने फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ईडी ने अपना काम किया। मनरेगा घोटाला, मनरेगा का जो पैसा होता है हम सब जानते हैं किसके खाते में जाता है, कैसे लोगों का जीवन यापन आगे बढ़ता है, और ये वो घोटाला था। 20 करोड़ एक ही बार एक अधिकारी के यहाँ मिले, फिलहाल गिरफ्तार हुई हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब राजद्रोह कानून से जुड़ी हुई खबर। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी धारा 124A में नया केस अब दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट आए और कानून पर पुनर्विचार तक 124A में FIR ठीक नहीं है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कल ही सरकार ने कहा था कि कानून पर पुनर्विचार वो करेगी। बहरहाल इस कानून के बेजा इस्तेमाल पर भी सवाल उठते रहे, क्योंकि ब्रिटिश राज 1870 में बना था ये, और सरकार से अलग रुख विरोध करने वालों के खिलाफ ये केस इस पे लगाया जाता था। 10 साल में 405 भारतीयों पर यह धारा लागू की गई, जिनमें 95% 2014 के बाद से मामले हैं और असम में सबसे ज्यादा 2 सालों में, अगर हम कहें 2018-19 में असम में 23 मामले दर्ज हुए, आंध्र प्रदेश में 15, कर्नाटक में 18, नागालैंड में 11, उत्तर प्रदेश में 9, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इस धारा के तहत मामले दर्ज हुए। NCRB का डेटा कहता है कि इस कानून के तहत 290 मामलों में 53% मामले 18 से 30 साल के लोगों पर हुए हैं और 35% मामले जो लोगों पर हुए हैं वो 30 से 45 साल की इनकी उम्र रही है। आगे बढ़ने से पहले आज क्या हुआ है कोर्ट में, जल्दी से एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हमारे साथ बेहद खास मेहमान है प्रशांत भूषण जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनसे बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में राजद्रोह कानून के बढ़ते इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दी है। कहा है कि 1870 से चले आ रहे इस कानून का तब तक इस्तेमाल न हो जब तक सरकार इस पर पूर्ण विचार नहीं कर लेती। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए ये जोर दिया कि सभी संस्थाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। We have made our position very clear and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other.
सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 30 मिनट तक दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद बेंच जो थी तीनों जजेस की वो उठ गई और जो तीनों जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली, वो एक प्राइवेट एरिया में गए और वहां जाकर के उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने अपना ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास इस कानून के खिलाफ 5 याचिकाएं पड़ी थीं। सरकार ने पहले कानून को बिल्कुल सही बताया था, मगर बाद में कहा कि वो इस पर विचार करेगी। बताया कि प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इसे मोदी सरकार की हार बता रहा है। दिल्ली और गुजरात में बैठे अहंकारी हुक्मरान जान ले, हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। अगर दलित की आवाज बनना, उसके लिए न्याय मांगना अपराध है, तो हम सब जिग्नेश मेवानी के साथ ये अपराध बार बार करेंगे। अब तक सेडिशन का गलत इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे कानून के तहत जितने भी लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज हुए उसके ऊपर स्टे कर दिया है, सारी वो कानूनी प्रक्रिया को प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे कर दिया है, तो मैं मानता हूं हम सभी भारतवासियों को इस सर्वोच्च अदालत की इस वर्डिक्ट का स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार को, सारे राज्यों की सरकार को, सबको एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कलेक्टिवली कि अब इस मुल्क में सेडिशन के कानून की कोई जरूरत नहीं है। 2010 के बाद से राजद्रोह कानून के तहत 867 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें कुल 13,306 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 10,362 आरोपी अज्ञात हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है और सबसे ऊपर नंबर असम सरकार का है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसे नकारात्मक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने 1500 ऐसे कानून हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, वो पुराने हो गए थे, उन्हें हटाया गया। 25,000 ऐसे को कंप्लायंस रिलेटेड जो दिक्कतें आते हैं नागरिकों को, उनको हटाया गया है। 75वां साल है हमारे स्वतंत्रता का। तो इस पृष्ठभूमि में सरकार ने कहा कि इस विषय को वापस देखना चाहती है, वो इस पे गंभीर रूप से इस पे चिंतन करना चाहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है और सरकार से कहा है कि इसे जल्द से जल्द देखें। एनआईए का कहना है कि इस फैसले का असर उसके द्वारा चलाए गए मामलों पर नहीं होने वाला, क्योंकि जो उसके मामले हैं उसके तहत आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में दमनकारी कानूनों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इसे कम करने के लिए उसने एक कमेटी मार्च 2020 में गठित की थी और उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप भी दी है। नई दिल्ली से अपनी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, जो आज ये राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगाई है, कोर्ट के रुख के क्या मायने, क्या ये कानून समाप्ति की ओर है? देखिए, कोर्ट का रुख तो इस कानून के बारे में साफ था, खासकर चीफ जस्टिस का। तो ये लग रहा था सभी को, सारे नागरिकों को ये लग रहा है कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे लोकतंत्र में हमको संवैधानिक हक दिया गया है सरकार को क्रिटिसाइज करने का, सरकार को पीसफुली बदलने का, वो सारा हमारा कानूनी अधिकार है। ये कानून तो ये कहता है कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना या सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन यानी कि स्नेह कम करना, यही अपराध है। तो सरकार अगर कुछ गलत काम करती है तो उसको क्रिटिसाइज करना, उसके प्रति लोगों का स्नेह कम करना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में। और इसीलिए ये जब कानून पहली बार इसको चुनौती दी गई तो 62 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम इसको रीड डाउन करते हैं, यानी कि इसका हम ये कह देते हैं कि इस कानून का तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक जो कह रहा है उसमें हिंसा भड़काने का या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोई मंशा साफ ना दिख रही।
तब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी पिछले 60 साल में उसका दुरुपयोग जारी रहा, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है, कोई कार्टूनिस्ट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून बना देता है, तो उसको भी इस धारा के तहत पकड़ा जा रहा है। तो इस वजह से ये सब देखते हुए चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम ठीक है, इसकी जो चुनौती अब दी गई है उस पर हम विचार करेंगे। उस पर सरकार ने ये कह दिया, पहले तो ये बोला कि नहीं बिल्कुल ठीक है, इसका जो भी इंटरप्रिटेशन केदारनाथ के जजमेंट में किया गया था उसी के तहत चलना चाहिए। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं हम इसकी सुनवाई करेंगे, तब उन्होंने बोला कि नहीं हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और हो सकता है कानून को हम बदल दें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, जब तक आप पुनर्विचार कर रहे हैं, कम से कम तब तक इस पर नए मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए इस धारा के तहत, और जो अभी तक पेंडिंग मुकदमे हैं उसमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं होना चाहिए, उस पर कोई ट्रायल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि जो लोग आज बंद हैं इस धारा के तहत, वो लोग अब बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर कोई और धारा के तहत, कोई और कानून के तहत भी उन लोगों को चार्ज किया गया है, तो वो मामला कोर्ट देखे कि उसको आगे चलाने की जरूरत है कि नहीं है। तो बहुत अहम फैसला है। वर्चुअली इस कानून के ऊपर आज रोक लग गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने सरकार का उल्लेख किया, सरकार कह रही थी हम पुनर्विचार करेंगे, लेकिन आज ही कानून मंत्री ने कहा है, आपने उनका बयान सुना ही होगा, कि सभी संस्थाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। इसके क्या मायने? देखिए, उनका तो तंज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था। साफ साफ वो ये कह रहे थे कि इस तरह का फैसला देना या इस कानून पर इफेक्टिवली रोक लगा देना का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है। ये कानून मंत्री का मतलब था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो ये सिर्फ अधिकार ही नहीं है, उनका दायित्व है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। जब उनको यह दिख रहा है कि कोई कानून जो है लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको रद्द करना या उस पर रोक लगाना उनका दायित्व है, और वही दायित्व आज सुप्रीम कोर्ट ने निभाया। लक्ष्मण रेखा तो सरकार लांघ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून इसको डिक्लेयर कर दिया था 62 में ही कि भाई जब तक हिंसा भड़काने या पब्लिक डिसऑर्डर भड़काने की बात नहीं होगी तब तक इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर भी सरकारें कर रही थी। तो लक्ष्मण रेखा तो सरकारें लांघ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मण रेखा लांघने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ऐसे मामले। जी सर, अब एक तरह से ये भी आकलन हो रहा है, जिस तरह से आपने रिपोर्ट भी देखी, कि हमारे देश में दमनकारी कानून कई हैं, तमाम देशों में होते हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं। लेकिन क्या माना जाए, अगर ये कानून रोक भी दिया जाए, इसको समाप्ति, इसका अंत हो जाए, विराम लग जाए, यूएपीए एनएसए है, क्या इसका ज्यादा प्रयोग होगा? जी हाँ, जिस तरह से यूएपीए का दुरुपयोग किया गया है, चाहे भीमा कोरेगांव के केस में, चाहे दिल्ली राइट्स के केस में, चाहे और केसेस में, यानी कि जो लोग बिल्कुल पीसफुली, जैसे उमर खालिद है, वो तो ये कह रहे थे कि भाई हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हमको उसका जवाब संविधान से देना चाहिए। उनके खिलाफ भी आपने यूएपीए लगा दिया। यूएपीए में भी अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में एक पार्ट ये भी है जो कि बिल्कुल सेडिशन की तरह है, कि स्टेट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। और यूएपीए में आपने बेल का जो कानून है, बेल का प्रावधान इतना सख्त कर दिया कि कोई कोर्ट यूएपीए के केसेस में बेल देने से बहुत कतराती है। मेरी राय में ये दोनों जो पार्ट हैं यूएपीए के, दोनों गैर संवैधानिक हैं। एक तो डेफिनेशन अनलॉफुल एक्टिविटी की, जिसमें उन्होंने सेडिशन की तरह ही डिफाइन कर दिया अनलॉफुल एक्टिविटी को, कि सरकार या स्टेट के खिलाफ
डिसअफेक्शन फैलाना, यही अनलॉफुल एक्टिविटी है। और दूसरा बेल का जो प्रोविजन है कि जब तक कोर्ट ये ना तय कर ले कि भाई कोई जना इनोसेंट है, तब तक उसको बेल नहीं दी जाएगी। और ये कोर्ट ट्रायल के पहले कैसे तय कर लेगा? इसीलिए हमने इसको भी चैलेंज किया है। वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी सर एक आखिरी सवाल। एनसीआरबी का एक डेटा कहता है जो सेडिशन के मामले, अगर 290 मामले देखें, 53 मामले ऐसी आयु वर्ग के लोगों पर हैं जो 18 से 30 साल के हैं। अब ये जो उम्र होती है 18 से साल, वो अपने व्यू पॉइंट्स लोग बनाते हैं, युवा होते हैं, बहुत जोशीले हो जाते हैं, अपनी सीमाएं भी लांघ सकते हैं। लेकिन आप किस तरह से देखेंगे जो ये डेटा सामने आया है? ये डेटा यही दिखा रहा है कि भाई इस देश में जो एक्टिविस्ट हैं वो ज्यादातर यंग होते हैं जो एक्टिविज्म करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो बिल्कुल पीसफुल एक्टिविस्ट हैं या जो जर्नलिस्ट भी हैं, सिद्दीक कप्पन के ऊपर लगा दिया, वो तो बेचारा इतने सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ लगाया गया। सो हर तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग खासकर एक्टिविस्ट के खिलाफ हो रहा है। जो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है या जो सोशल एक्टिविस्ट है या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जहां पर भी सरकार को लगता है ये एक्टिविस्ट जो है सरकार के खिलाफ कुछ कर रहा है या कुछ बोल रहा है या कुछ रिपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ ये सेडिशन का मुकदमा किया जाता है। सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार ने लक्ष्मण रेखा लांघी। बहरहाल इसी मामले में, यही मामला जो है, इसी को लेते हुए नवनीत राणा महाराष्ट्र के, आपको याद होगा, एक बार फिर से आज उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो भी उद्धव ने खिलाफ बोलेगा उस पर राजद्रोह का केस होगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। आइए बातचीत का अंश सुनाते हैं। हमारे साथ हैं सांसद नवनीत राणा। जो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में जो फैसला दिया है और आपके खिलाफ भी महाराष्ट्र में राजद्रोह का मामला हुआ है, कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि संकट, मुझे बोलते हैं जो उस पर विश्वास रखता है वो आपके साथ रहता है। संकट मोचन ने ऐसा कमाल किया क्योंकि हमारा विश्वास है, बिलीव है। और जो 70 सालों में, 72 सालों से भी ज़्यादा हो गया ये कलम को, आज तक इसके बारे में कभी भी केंद्र कोई भी सरकार ने इस पर चर्चा नहीं की। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने पॉजिटिव है कि ये देश में ऐसे कोई भी व्यक्ति पे बोलते हैं ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आज कोई पूरे देश में खुश नहीं होगा। आपको लगता है कि जो राजद्रोह का कानून जो था ये इसके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा था बहुत ज्यादा? 100% सर। मेरे पे तो सबने एग्जाम्पल, पूरे मेरे पे और विधायक जी पे पूरे देश ने देखा है। हनुमान चालीसा पढ़ने में कौन सा देशद्रोह है? बीएमसी का एक फिर से नोटिस आ गया कि अवैध निर्माण आपने किया हुआ फ्लैट में। मुझे लगता है कि हमने बिल्डर से जिस पोजीशन में खरीदा है, हमने उसी पोजीशन में अपना फ्लैट रखा है। अगर नोटिस देनी है तो उन्होंने बिल्डर को देनी चाहिए। बिल्डर, हम तो बिल्डर हैं नहीं। और जब परमिशन दी गई है बिल्डिंग को, तो वो तब उनकी सरकार थी, उनके ही मेयर थे, उनके ही अधिकारी जो काम करते थे बीएमसी में, उनके ही माध्यम से दी है। हमने तो बिल्डर से ली है। बिल्डर, हम तो बिल्डर नहीं है उसके। तो नोटिस देनी है तो उनको देनी चाहिए। क्यों दिया गया फिर नोटिस आपको? क्या जवाब देंगे आप? आपको बताने की जरूरत है कि क्यों दिया है। उद्धव ठाकरे के विरोध में जो बात करेगा उनके घर भी तोड़े जाएंगे, उनको जेल में भी डाला जाएगा, उन पे देशद्रोह भी लगाया जाएगा। इस तरीके से काम श्रूड बुद्धि का, हिटलर शाही से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। लड़ाई तो लड़ेंगे। हनुमान चालीसा दिल्ली में भी करने जा रही हैं आप, पढ़ने जा रही हैं? जिस तारीख को मैंने ठहराया है 14 मई में कि हम हनुमान संकट मोचन के मंदिर जाके आरती करेंगे, क्योंकि उसी दिन मुंबई में हमारे जो संकट आई हुई एक नाम है उद्धव ठाकरे जी, वो बीएनसी के इसमें प्रचार के इसमें बहुत बड़ी सभा लेने वाले हैं। तो वो संकट जल्द से जल्द दूर हो हमारे महाराष्ट्र से, इसके लिए मैं आरती करने जा रही हूँ। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में 3 दिन बहस चली और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और हिंदू पक्ष के तरफ से मस्जिद और बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की मांग पर अदालत में दोपहर बाद जमकर बहस हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। सीधे चलते अपने सहयोगी अजय सिंह के पास। और अजय, जो मामला था 3 दिन बहस चली है और अब मामला तो सुनवाई, फैसला कल आएगा, क्या हुआ कोर्ट में आज?
देखिए, कोर्ट में आज ये हुआ कि जो एक तो ये बात थी कि एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर एक सवाल खड़ा किया गया था, जो मस्जिद पक्ष के वकील थे। इस पर जो है वो 9 तारीख की डेट लगी थी। 9 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर जो है वो अजय मिश्रा, उन्होंने अपना पक्ष रखा था और बताया था कि वो किसी तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। उस पर प्रति उत्तर जो है वो दूसरे पक्ष के मस्जिद पक्ष के लोगों ने कल दिया। कल एक फ्रेश एप्लीकेशन और लग गई थी, परसों ही एक एप्लीकेशन लग गई थी मंदिर पक्ष की तरफ से कि हमें मस्जिद के अंदर जाने दिया जाए और जो है बैरिकेडिंग के अंदर जाने दिया जाए। तो 3 दिन तक इन दोनों मुद्दों पर बातचीत होती रही, काफ़ी ज़्यादा बहस हुआ। आज भी दोनों लोगों ने अपने अपने पक्ष को रखा और इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद अब जो अदालत है उसने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। तो 2 फैसले, एक तरीके से कि यही एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे या एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे, इस पर तो एक बात अदालत अपना फैसला देगा। और दूसरा जो मस्जिद के अंदर जाने वाली बात है कि हमें बैरिकेडिंग के अंदर जाना है, मस्जिद के अंदर जाना है, इस पर अदालत कुछ फैसला दे सकता है कि ये कमीशन आगे कंटिन्यू करेगा या कोई नया कमीशन बनेगा या और क्या होगा, इस पर कल कुछ आ सकता है। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो कमिश्नर हैं वो बदले जाएंगे या नहीं और मस्जिद परिसर के अंदर जाकर वीडियोग्राफी हो पाएगी कि नहीं, ये तमाम अड़चन है और इसी पर आज बहस भी हुई है और कल इस पर फैसला आएगा। तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम फैसला आया है। विवाह में बलात्कार पर जो फैसला आया वो बटा हुआ है और इस पर रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने को अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर एक बटा हुआ फैसला सुनाया है और कहा है कि इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, तो दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने 2 निर्णय दिए हैं। पहले निर्णय में जस्टिस शक्धर ने बोला है कि ये जो प्रावधान है ये असंवैधानिक है 14 के तहत, 15 के तहत, 19 के तहत और 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जल्द, हम देखेंगे, वहाँ भी एक लंबी लड़ाई होगी। आप देखते रहें, आप लगे रहें हमारे साथ। दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहले 2015 में याचिका दर्ज हुई। मुकदमे में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। बलात्कार की धारा 375(2) के मुताबिक पति जबरदस्ती पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। याचिका के विरोध में पुरुष संगठन भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी थी कि अगर धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द किया गया तो इसका व्यापक दुरुपयोग होगा। पति पत्नी के बीच मनमुटाव या पारिवारिक तनाव के मामलों में भी पति पर रेप का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अलग अलग मौकों पर अलग अलग रुख अपनाया। 2016 में केंद्र ने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन में बने संबंध को बलात्कार न मानने की धारा को रद्द किया गया तो इसके व्यापक दुष्परिणाम होंगे, लेकिन लिखित में कोर्ट में अब तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। बहुत दिनों बाद कोर्ट से किसी मामले पर स्प्लिट यानी बटा हुआ आदेश आया है। बहुत सारे इस मामले में हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो गई हैं, यानी अलग अलग हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। इससे अच्छा है कि अब मैरिटल रेप यानी अगर पति पत्नी से ज़बरदस्ती
जौन सम्मत बनाता है इसे अपराध माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, जिसका फैसला पूरे देश में मान्य हो। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब खबर मुंबई से। मुंबई की 337 इमारतें खतरनाक हैं। बीएमसी ने मॉनसून से पहले ये चेतावनी देते हुए यहां नोटिस चिपकाया है, लेकिन कई परिवार यहां से निकलने को राजी नहीं हैं। इन परिवारों का कहना है कि उनकी मजबूरियों ने उन्हें यहां पर रोक रखा है। बीएमसी ने पूरे शहर में उन जर्जर इमारतों की पहचान की है जिनकी हालत खस्ता है। इस साल मानसून से पहले किए गए सर्वेक्षण में पूरी मुंबई में ऐसी 337 जर्जर इमारतें निकली हैं। हर बारिश मुंबई में हादसे और बीएमसी पर उंगली उठने आम है, तो पर कोविड और महंगाई के बीच ऐसे मजबूर परिवारों की समस्या का हल निकालना भी बड़ी चुनौती है। भारतीय रेलवे में कई अहम पद खाली पड़े हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। बोर्ड के मेंबर से लेकर जनरल मैनेजर और डीआरएम तक के पद भरे जाने हैं। जिनके पद खाली हैं उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी काम कर रहा है। रेलवे के 27 जनरल मैनेजर्स में से 10 रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह कोई और अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहा है। इसमें जोन के अलावा प्रोडक्शन यूनिट में तैनात जीएम भी शामिल है। और इसी जानकारी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।